नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमारी जो नेमरा सुंडा की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसका ये जो क्लास नंबर 11 है। हमने क्लास 10 तक कर लिए, तो जो 11 नंबर क्लास है आपकी पेज नंबर 81 से 90 तक, यानी पेज नंबर 81 से 90 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके, वो कवर किए जाएंगे। और इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो स्टार्ट हो गई हैं क्रॉप्स। तो जितने भी क्रॉप्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक दो क्लासें क्रॉप्स की हैं, ये स्टार्ट है क्रॉप्स का। तो आपकी जो फसलें हैं उनके एक दो क्लासें हैं, वो दूसरी क्लास कला या अगली क्लास जो होगी वो भी क्रॉप्स की होगी। तो उसमें जो भी क्रॉप्स के क्वेश्चन बनते रहेंगे उनको हम लोग कवर करते रहेंगे। और एक चीज़ और, जो हमारी क्लासेस जो क्लास 10 तक जो हमारी क्लास हो चुकी है, उसमें जो लगभग हमने हर क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। तो 20 क्वेश्चन मतलब हमने अभी तक आपको लगभग 200 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। तो 200 क्वेश्चन क्राफ्ट्स के पहले के क्वेश्चन हैं, तो इनको आप लोग करते रहिए। और दूसरी चीज़, आप ये 2 सेकंड लगता है आपको चैनल सब्सक्राइब करने में, उसको सब्सक्राइब कर दिया करिए। दूसरी चीज़, आप शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो दूसरों को भी जानकारी इस क्लास के बारे में मिलेगी। तो हम लोग बिना देरी के अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा पॉइंट इसका बढ़ा लेते हैं। हाँ, गेहूं में भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी। इसका सही ऑप्शन होगा यूपी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यूपी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा यूपी। और यूपी एक में और आगे है, एरिया में भी आगे है। गेहूं का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पे है? वो भी उत्तर प्रदेश में है। और जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो भी उत्तर प्रदेश में। अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मतलब, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में। और इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सेकेंड प्रोडक्टिविटी है। सेकेंड प्रोडक्टिविटी है मतलब जो दूसरे स्थान पे उत्पादकता होती है गेहूं की, वो कहाँ पे है? वो हरियाणा में है। अगर एमपी की बात करें तो ये सेकेंड नंबर पे एरिया में है। पहले में एरिया पे कौन है? उत्तर प्रदेश में। दूसरे पे कौन है? मध्य प्रदेश है। अगर हम क्षेत्रफल की उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। अगर उत्पादकता की बात करें तो पंजाब पहले पे है, हरियाणा दूसरे पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की कौन सी प्रजाति वेराइटी जो है हेक्साप्लॉइड वेराइटी है? गेहूं की कौन सी प्रजाति जो है हेक्साप्लॉइड वेराइटी की है? तो आपके पास ऑप्शन ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम। इसका सही आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है आपकी हेक्साप्लॉइड वेराइटी है। हेक्साप्लॉइड वेराइटी है। ट्रिटिकम एस्टिवम कैसी है? आपकी हेक्साप्लॉइड वेराइटी है। और ये 2n बराबर, इसके जो क्रोमोजोम होते हैं 2n बराबर 42 होते हैं। 2n बराबर कितने होते हैं? 42 होते हैं। इसके बारे में एक जानकारी और मिलती है कि जो सबसे ज़्यादा, जो अगर हम मान लेते हैं कि गेहूँ जो है 100% एरिया पे उगाया जाता है, तो उसका जो कितना 87% एरिया जो है केवल टिटकम एस्टिवम को ही उगाया जाता है। मतलब 100% में से जो 87% एरिया आपका है उसमें टिटकम एस्टिवम नाम की वैरायटी ही लगाई जाती है। कौन सी? टिटकम एस्टिवम। दूसरी अगर एक चीज़ और बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? इसे ब्रेड व्हीट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेड व्हीट बोला जाता है। ब्रेड व्हीट बोला, ब्रेड गेहूँ बोला जाता है। ठीक है। और इसकी चपाती बनती है। ठीक है। एक चीज़ और, इसमें जो है आपकी ग्लूटीन ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है, जो जिससे कि आपकी जब चपाती या रोटियां बनती है उसमें हल्की हल्की सी मिठास आ जाती है। तो वो किसके कारण होता है? इसमें ग्लूटीन प्रोटीन भी पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करें तो ये होता है टेट्राप्लॉयड। क्या होता है? टेट्राप्लॉयड होता है। टेट्राप्लॉयड होता है। ये क्या होता है? ये होता है टेट्राप्लॉयड। ये होता है 2n बराबर 28। क्या होता है? 2n बराबर 28। इसे माइक्रोनी बोला जाता है। मैक्रोनी, मैक्रोनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैक्रोनी बोला। और ये 12% क्षेत्रफल पे उगाया जाता है।
कितने पे उगाया जाता है? 12% क्षेत्रफल पे उगाया जाता है। टिटकम एस्टिवम 87% पे, टिटकम ड्यूरम 12% पे, माइक्रोनी ड्यूरम को बोला जाता है। अगर हम बात करें टिटकम डाइकोकम की, तीन टिटकम डाइकोकम की बात करें तो इसे इमर व्हीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमर व्हीट बोला जाता है। इमर व्हीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमर व्हीट बोला जाता है। अगर इमर व्हीट इसे बोला जाता तो ये कितने क्षेत्रफल, कितना देखो, 87 12 99 हो जाएगा, 1% बचेगा, तो 1% क्षेत्रफल पे ये उगाया जाता है, टिटकम डाइकोकम उगाया जाता है। अगर हम टिटकम मोनोकोकम की बात करें तो ये होती है डिप्लॉयड वैरायटी। कौन सी वैरायटी होती है? डिप्लॉयड वैरायटी होती है। कैसी वैरायटी होती है? ये डिप्लॉयड वैरायटी होती है। और ये वाइल्ड स्पीसीज होती है, मतलब जंगली गेहूँ होता है। इसका जो है खाने में यूज़ नहीं किया जाता, ये जंगलों में उगता, खुद से उगता है और खुद ही नष्ट हो जाता है। इसे कोई सीड वगैरह नहीं होता कि इसे उगाने के लिए कोई सीड लगे। ये जंगलों में खुद से उगता है, खुद से नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसे वाइल्ड स्पीसीज बोला जाता है, मतलब जंगली गेहूँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जंगली गेहूँ बोला जाता है। दूसरी चीज़, जो ड्यूरम है ये साउथ इंडिया में ज़्यादातर उगाया जाता है। साउथ इंडिया में ज़्यादातर उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? साउथ इंडिया में ज़्यादातर उगाया जाता है। और एक चीज़ और रहेगी आपकी, मैक्रोनी जो आपका गेहूँ है, इससे जो सूजी मैदा आपका, सूजी आटा वगैरह जो बनता है ना, तो टिटिकम ड्यूरम से ही बनता है। किससे बनता है? टिटिकम ड्यूरम से बनता है। तो आज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं की हेक्साप्लॉइड वैरायटी कौन सी है? टिटकम एस्टिवम। टिटकम ड्यूरम, टिटकम डाइकोकम दोनों टेट्राप्लॉइड वैरायटी हैं, 2n बराबर 28 होगा। टिटकम मोनोकोकम डिप्लॉइड वैरायटी है ये, और ये जंगली गेहूँ होता है। क्या होता है? जंगली गेहूँ होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेक्साप्लॉइड वैरायटी कौन सी? टिटकम एस्टिवम। नेक्स्ट है व्हीट की बूटिंग स्टेज। वीट की बूटिंग स्टेज पर सिंचाई कितने दिनों में, मतलब जब वीट की बूटिंग स्टेज होती है, जब बूट्स बनते हैं इसके, तो वो कितने दिनों बाद वो स्टेज आती है जिस पे हम सिंचाई करते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 40 से 50 दिन, 80 से 85 दिन, 60 से 65 दिन, 115 से 120 दिन। 40 से 50 दिन, 80 से 85 दिन, 60 से 65 दिन, या 115 से 120 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 85 दिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 80 से 85 दिन। अगर हम 40 से 50 दिन की बात करें तो ये होता है टिलरिंग स्टेज। इसके टिलर कल्ले निकलने लगते हैं, टिलरिंग स्टेज हो जाती है, मतलब इसके कल्ले निकलने लगते हैं। तो ये हो जाएगा 40 से 50 दिन पर सिंचाई करते हैं। और बूटिंग स्टेज आपको बता दिया 80 से 85 दिन। दूसरा, अगर 60 से 65 दिन की बात करें तो ये ज्वाइंटिंग स्टेज होती है। ज्वाइंटिंग स्टेज होती है। क्या स्टेज होती है? ज्वाइंटिंग स्टेज होती है। कौन सी स्टेज हो? ज्वाइंटिंग स्टेज होती है, इस पे सिंचाई करते हैं। अगर 115 से 120 दिन की बात करें तो ये होती है डफ स्टेज। डफ स्टेज मतलब ये जब दाना, जब दाने में दूधिया होता है दाना, जब पिलपिला हो जाता है, दबाने पे हल्का दबता है, उस स्टेज के बाद जब वो जो आपका अंदर जो मटेरियल भरा रहता है वो ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, जिससे कि दाना दबता नहीं दबाने से, तो वो स्टेज डफ स्टेज कहलाती है, मतलब सूख जाता है दाना। तो वो स्टेज डफ स्टेज कहलाती है। वो कब आती है? 115 से 120 दिन के बाद, जब बुआई करते हैं उसके 115 से 120 दिन के बाद। तो इसका सही आंसर होगा 80 से 85 दिन। और इसकी एक होती है CRI स्टेज। CRI स्टेज वो होती है 20 से 25 दिन बाद। इसकी जो क्रिटिकल स्टेज पे पानी देते हैं, इसकी जो क्रिटिकल स्टेज होती है सिंचाई की, वो कौन सी होती है? वो होती है CRI स्टेज। कौन सी होती है? CRI स्टेज 20 से 25 दिन बाद आफ्टर सोइंग, मतलब बुआई के 20 से 25 दिन बाद इसकी CRI स्टेज पे सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है कल्याण सोना गेहूं की किस प्रकार की वेराइटी है? कल्याण सोना जो वेराइटी है गेहूं की, वो किस प्रकार की वेराइटी है? आपके पास ऑप्शन है सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी, ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी, या म्यूटेंट वेराइटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी। डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी। कल्याण सोना किस प्रकार की वेराइटी है? डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी। अगर सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी की बात करें तो इसमें कौन आता है? इसमें आता है लर्मा रोजो, लर्मा रोजो। दूसरा आता है सुजाता, तीसरा आता है सोनालिका। लर्मा रोजो, सुजाता, सोनालिका। चौथा आता है गिरिजा। चौथा क्या आता है? चौथा आता है गिरिजा। तो लर्मा रोजो, सुजाता, सोनालिका, चौथा आता है गिरजा।
इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो सुजाता है वो डेली सोनालिका पे, सुजाता रोज़ सोनालिका पे जाती है और गिर जाती है, इसको ऐसे याद करें। जो आपकी सुजाता है, सुजाता रोज़ सोनालिका पे जाती है और गिर जाती है। सुजाता सुजाता हो गई, रोज़ से लरमा रोजो हो गया, सोनालिका पे ट्रैक्टर की बात करें सोनालिका हो गया, और गिर जाती मतलब गिरिजा हो गया। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर जी डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी की बात करें तो इसमें हमने आपको कल्याण सोना तो बता ही दिया, कल्याण सोना। दूसरी कौन सी आपकी सोनोरा 64, सोनोरा 64 हो गई। तीसरी कौन सी आपकी अर्जुन। ये जो वैरायटी है ये होगी डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी की। अगर हम ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी की बात करें तो ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी में हीरा मोती लाल बादशाह, लाल बादशाह, हीरा मोती लाल बादशाह, ये आपकी होगी ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी। यहीं पे अगर म्यूटेंट वैरायटी की बात करें, म्यूटेंट वैरायटी की बात करें तो ये होगा पूसा लर्मा, पूसा लर्मा। ये पूसा लर्मा जो है लर्मा रोजो से बनी है। दूसरी कौन सी हो गई आपकी, दूसरी हो गई आपकी सरबती सोनोरा, सरबती सोनोरा, दूसरी होगी सरबती सोनोरा, ये सोनोरा 64 से बनी है। तो सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी की, जो आपकी जो सुजाता है आपकी रोज़ कहाँ जाती है, सोनालिका पे जाती है और क्या होता है, गिर जाती है। मतलब सुजाता है, लर्मा रोजो है, सोनालिका है, और कौन सी है आपकी गिर जाती है, यानी गिरिजा हो गई। दूसरी आपकी कल्याण सोना सोनोरा 64, और कौन सी है अर्जुन है, ये होगी डबल जीन। अगर ट्रिपल जीन की बात करें तो ये होगा हीरा मोती लाल बादशाह। अगर म्यूटेंट की बात करें तो पूसा लर्मा और सरबती सोनोरा। पूसा लर्मा लर्मा रोजो से बनी है, सरबती सोनोरा सोनोरा 64 से बनी है। नेक्स्ट है डिबलिंग मेथड में गेहूं की सीड रेट कितनी डालते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके बुआई की, तो अगर हम बात करें डिबलिंग मेथड की, डिबलिंग एक यंत्र होता है जिसके कारण हम इसके जो गेहूं का सीड होता है उसको उसकी बुआई करते हैं। तो कितनी सीड रेट लगती है अगर डिबलिंग से करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 25 से 30 किलोग्राम। कितनी लगती है, 25 से 30 किलोग्राम। यहीं पे अगर 100 किलोग्राम की बात करें तो ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड नॉर्मल मेथड से लगती है। सामान्यतः जब गेहूँ बोया जाता है तो कितनी लगती है, 100 किलोग्राम लगती है पर हेक्टेयर। अगर 125 की बात करें तो ये लगती है आपकी ब्रॉडकास्टिंग से, ब्रॉडकास्टिंग से मतलब आपकी जब छिटकवा विधि से बुआई करते हैं, छिटकवा आपकी जब छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो इसमें 125 किलोग्राम जो है आपका सीड रेट लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिबलिंग मेथड हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिबलिंग मेथड हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, गेहूं में कितना तापमान रखते हैं, गेहूं में कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पे गेहूं जो है उसकी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो जिस पे वो फसल अच्छी ग्रो करती है उसका तापमान कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, या 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम ऐसे ऑप्शन आपके क्वेश्चन में रखे हुए हैं, हर ऑप्शन के बारे में अलग जानकारी आपको मिलेगी, इसीलिए हम बहुत डिफरेंट ऑप्शन आपके जो हैं उसको रखे हुए हैं। तो गेहूं के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, गेहूं का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम गेहूं के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान या टेम्परेचर रखेंगे तो गेहूं जो हमारा है बहुत अच्छा ग्रो करेगा। दूसरा ऑप्शन 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो किसके लिए होता है, ये राइस के लिए होता है, आपके पैडी या धान के लिए होता है। पैडी या धान के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या होता है, 30 से 31 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे अगर बात करते हैं 21 डिग्री सेल्सियस की बात, तो 21 डिग्री सेल्सियस के सबसे अच्छा क्या होता है, मेज का जर्मिनेशन सबसे अच्छा होता है। जब मेज को हम ग्रो करते हैं उसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है जिससे कि उसका जर्मिनेशन जो उसकी सीड है उससे जो जर्मिनेट होता है, तो उसके लिए एक तापमान की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए उचित तापमान कौन सा होगा, 21 डिग्री सेल्सियस उसका उचित तापमान होगा। अगर बात करें 17 से 19 डिग्री सेल्सियस की बात, तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा पोटैटो। पोटैटो के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या होता है, पोटैटो का होता है। ये एक रबी सीजन की क्रॉप है। रबी सीजन कब आता है, ठंडियों में आता है। रबी सीजन कब आता है, ठंडियों में आता है।
तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस पोटैटो के लिए। अगर मेज जर्मिनेशन की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस। अगर यहीं पे हम राइस की बात करें तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 32 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है। और अगर गेहूं की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है गेहूं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्ली, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जौ। जौ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोजोम की संख्या जौ में कितनी होती है? 2n बराबर 14, 2n बराबर 42, 2n बराबर 24, 2n बराबर 20, 2n बराबर 14, 2n बराबर 42, 2n बराबर 24, 2n बराबर 20। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा 2n बराबर 14। तो जौ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 14। यहीं पे अगर हम 2n बराबर 42 की बात करें तो ये किस में होगा? ये व्हीट में होगा। किसमें होगा? ये व्हीट में होगा। और ये व्हीट में किसका होगा? टिटकम एस्टिवम का होगा। टिटकम एस्टिवम का होगा, अभी मैंने आपको बताया था टिटकम एस्टिवम का होगा। टिटकम एस्टिवम कैसी वेराइटी? हेक्साप्लॉइड वेराइटी है। हेक्साप्लॉइड वेराइटी है। यही हेक्साप्लॉइड वेराइटी ये कितने एरिया बोई जाते हैं? 87% कवर करती है एरिया। ठीक है, तो टिटकम एस्टिवम या व्हीट का 2n बराबर 42 हो गया। यहीं पे अगर 2n बराबर 24 या 24 की बात करें तो ये हो जाएगा राइस के लिए। राइस का गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? धान की कितनी होती है? 2n बराबर 24। यहीं पे अगर अगले ऑप्शन की बात करें 2n बराबर 21 की बात करें, ये n है, 2n बराबर 20 की बात करें तो ये किसके लिए होगा? ये मेज के लिए होगा। मक्का में 2n गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 20 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2n बराबर 14। बार्ली में कितना होता है? 2n बराबर 14। नेक्स्ट है जौ की कौन सी प्रजाति हस्कलेस होती है? उसमें हस्क नहीं होता, मतलब भूसी नहीं होती है। आपके पास ऑप्शन है डोलमा, हार्डियम वल्गेयर, हार्डियम इरेगुलर, हार्डियम डेस्टिको। तो इसकी जो टाइप होता है, जो आपके जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है हार्डियम वल्गेयर। हार्डियम वल्गेयर होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? हार्डियम वल्गेयर होता है। तो अगर बात करें जौ की कौन सी वैरायटी हस्कलेस होती है, प्रजाति हस्कलेस, तो ये इसका सही ऑप्शन है डोलमा। डोलमा वैरायटी जो जौ की है वो हस्कलेस होती है, इसमें भूसी नहीं होती। भूसी का मतलब कि ऊपर का जो कवर होता है वो नहीं होता है। तो हस्कलेस वैरायटी कौन सी होती है? जौ की डोलमा होती है। तो अगर हम बात करें हार्डियम वल्गेयर की, हार्डियम वल्गेयर की बात करें तो इसे 6 रोड बार्ली बोला जाता है। सिक्स रोड बार्ली बोला जाता है। बार्ले बोला जाता है, 6 रोड बार्ले बोला जाता है। यहीं पे अगर बात करें हार्डियम इरेगुलर की, इसे 6 and 2 रोड बार्ले बोला जाता है। 6 and 2 रोड बार्ले बोला जाता है। यही दृष्टिकोण की बात करें तो इसे 2 रोड बार्ले, इसे 2 रोड बार्ले बोला जाता है। जो आपका जौ होता है, जो 3 टाइप का होता है, हार्डियम वल्गेयर, हार्डियम डिस्टिकोन, हार्डियम इरेगुलर। और ऐसे बात करें तीन तीन इस टाइप का भी होता है कि एक 6 रोड होता है, एक 6 और 2 रोड दोनों होते हैं एक में, और एक में 2 रोड होते हैं। और यहीं पे अगर 2 रोड जिसमें होते हैं, इसमें जो सेंट्रल की आपकी स्पाइक होती है, पुष्पक्रम होता है, इसके पुष्पक्रम क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं। जो सेंट्रल स्पाइक होता है आपका वो फर्टाइल होता है। सेंट्रल स्पाइक जो है आपका वो फर्टाइल होता है, इसीलिए इसके 2 रोड बार्ले बोला जाता है। तो 3 टाइप का होता है जो 6 रोड, 6 और 2 रोड और 2 रोड। तो 6 रोड जो होता है उसके सभी स्पाइक, हाँ और एक चीज़ और, इसके जो सभी स्पाइक हैं ऑल स्पाइक फर्टाइल होते हैं। इसके जो सभी स्पाइक हैं वो फर्टाइल होते हैं। सभी स्पाइक क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। ऑल स्पाइक आर फर्टाइल। तो हस्कलेस वेराइटी कौन सी है? हस्कलेस वेराइटी कौन सी है? डोलमा। हार्डियम बोल गया 6 रोड है। हार्डियम डिस्टिकोन जो है आपका 2 रोड है। हार्डियम इरेगुलर आपका 6 और 2 रोड दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज में कितने परसेंट ऑयल पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 10%, 4%, 70%, 2.7%। 10%, 4%, 70%, 2.7%। तो इसका सही आंसर होगा आपका 4%। मेज में ऑयल परसेंट कितना होता है? 4% होता है। मेज में कितने परसेंट तेल पाया जाता है? 4% तेल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तेल किस में पाया जाता है? नारियल में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60% तेल नारियल में पाया जाता है। तो अगर हम 10% की बात करें तो मेज में प्रोटीन जो है, मेज में प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? 10% पाई जाती है। गेहूं में कितने परसेंट पाई जाती है? 10 से 12% पाई जाती है।
और अगर धान की बात करें, धान में कितनी परसेंट पाई जाती है? धान में पाई जाती है 6 से 7% प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम 70% की बात करें, आपका ऑप्शन है 70%, 70% की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट 70% इसमें मेज में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70% में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर यही बात करें 2.7% की, तो बाजरा में जो सबसे ज़्यादा मिनरल पाए जाते हैं, जो मिनरल वैल्यू होती है, मिनरल वैल्यू होती है किसकी? बाजरा की। पर्ल मिलेट जिसे बोलते हैं, पर्ल मिलेट जिसे बोलते हैं बाजरा की। बाजरा में सब मिनरल वैल्यू कितनी होती है? 2.7% होती है, जो कि सभी अनाजों में हाईएस्ट होती है। इसकी क्वांटिटी जो है हाईएस्ट होती है। सभी को अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वांटिटी किस में होती है? बाजरा में मिनरल की होती है। तो मेज में कितने परसेंट ऑयल पाया जाता है? 4% ऑयल पाया जाता है। प्रोटीन 10% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 70% पाया जाता है। बाजरा में कितने मिनरल, सबसे ज़्यादा मिनरल किस में पाया जाता है? बाजरा में। कितना? 2.7%। नेक्स्ट है, पॉपकॉर्न बनाने के लिए किस वैरायटी का उपयोग किया जाता है? अगर हम पॉपकॉर्न, जैसे आप देखते नहीं हैं कि लावा वगैरह जिसे हम लोग लावा कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बनता है, जिसे भून के, जो आप मूवी वगैरह देखने जाते हैं वहाँ पे आपको पॉपकॉर्न मिलते हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर के हैं, तो ये जानना चाहिए किस चीज़ से हमें लावा, वो जो पॉपकॉर्न बनता है वो किस चीज़ से मिलता है। तो वही क्वेश्चन है आपके पास कि पॉपकॉर्न बनाने के लिए किस वैरायटी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी? मेज की किस वैरायटी का उपयोग किया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है जियामेज इवर्टा, जियामेज आइडेंटाटा, जियामेज इंडुराटा, जियामेज सैकेराटा। तो इसका सही ऑप्शन है जियामेज इवर्टा। इसका सही आंसर है जियामेज इवर्टा। जियामेज इवर्टा से ही जो हमारा पॉपकॉर्न बनता है। क्या बनता है? जियामेज इवर्टा से हमारा पॉपकॉर्न बनता है। दूसरा है जियामेज आइडेंटाटा। जियामेज आइडेंटाटा सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है कहाँ पे? ग्रोन इन यूएसए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। कहाँ ग्रो किया जाता है? अमेरिका में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। मेजर जो ग्रो किया जाता है ये अमेरिका में किया जाता है। और ये जो इसका जो पॉपकॉर्न होता है, जो इसका कॉर्न होता है, उसमें जो दाने होते हैं वो टीथ के आकार के होते हैं, दांतों के आकार के होते हैं। इसीलिए इसे आइडेंटाटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसीलिए आज इसे आइडेंटाटा बोला जाता है। और दूसरा, इसे डेंट कॉर्न भी बोला जाता है। डेंट कॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे डेंट कॉर्न बोला जाता है। अगर अगला ऑप्शन की बात करें तो जियामेज इंडुराटा। जियामेज इंडुराटा को फ्लिंट कॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लिंट कॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लिंट कॉर्न बोला जाता है। यही अगर बात करें जियामेज सैकेराटा, तो जियामेज सैकेराटा को क्या बोला जाता है? स्वीट कॉर्न बोला जाता है। अब इसे स्वीट कॉर्न क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये खाने में मीठा लगता है। खाने में मीठा क्यों लगता है? क्योंकि इसे अर्ली स्टेज जब होती है इसकी, तो इसके दाने मीठे मीठे होते हैं। और इसको सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है? सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री वाले। इंडस्ट्री वाले क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये कैनिंग जो आपका होता है, डिब्बाबंदी होता है, जो प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके लिए सबसे बेटर वेराइटी होती है मेज़ की। तो इसीलिए इसे कैनिंग पर्पज़ के लिए ही सबसे ज़्यादा कैनिंग इंडस्ट्री जो होती है, जो डिब्बाबंदी कैनिंग इंडस्ट्री होती है, डिब्बाबंदी वाली इंडस्ट्री होती है, कारखाने होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो जियामेज सैकेराटा या स्वीट कॉर्न की होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉपकॉर्न हो गया। सही आंसर क्या होगा? पॉपकॉर्न हो गया। नेक्स्ट है टॉप क्रॉस वेराइटी कौन सी है? किस चीज़ की? मेज की। मेज की टॉप क्रॉस वेराइटी कौन सी है? टॉप क्रॉस वेराइटी जो मेज की है वो कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है हाई स्टार्च, गंगा एक, प्रोटीना, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1 या ओपेक 2। गंगा 1, प्रोटीना, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1 या ओपेक 2 या हाई स्टार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा हाई स्टार्च। जो मेज की टॉप क्रॉस वेराइटी कौन सी है? ये होगी हाई स्टार्च वेराइटी। और टॉप क्रॉस वेराइटी एक और है, कौन सी है? गंगा 2। गंगा 2 ये भी टॉप क्रॉस वेराइटी है। किसकी? मेज की या मक्का की? अगर गंगा 1 की बात करें तो डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी है। डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी। डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी कौन सी है? गंगा 1। कब बनी थी? 1961 में। 1961 में जो है डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी बनी थी। किसकी? मक्का की, जिसका नाम क्या था? गंगा 1। अगर हम प्रोटीना की बात करें
तो प्रोटीना में जो है ये लाइसिन रिच होती है। लाइसिन रिच क्या होता है? लाइसिन क्या है? ये एक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड से मिलके ही प्रोटीन बनती है। लगभग 20 एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो प्रोटीन टूटता है तो एमिनो एसिड में बिखर जाता है। उन्हीं एमिनो एसिड में ये एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है लाइसिन। तो ये सबसे ज़्यादा लाइसिन किस में होता है, किस वेराइटी में होता है? प्रोटीना में होता है। और ये ओपेक टू कंपोजिट है। ओपेक टू कंपोजिट वेराइटी कौन सी है? ओपेक टू कंपोजिट वेराइटी है। कौन सी वेराइटी? ओपेक टू कंपोजिट वेराइटी। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1 जो है वो किस प्रकार की वेराइटी? ये है ओपेक टू जीन। एक जीन होता है ओपेक टू, मैंने आपको बताया ओपेक टू जीन जो है इसमें यूज़ किया गया है। किसमें? हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1 में जो है ओपेक टू जीन इसमें यूज़ किया गया, इससे एक बनी है। इसमें प्रोटीन अच्छे खासी मात्रा में होती है। नेक्स्ट है ओपेक टू। ओपेक टू जो है हाइब्रिड वेराइटी है। ओपेक टू इसमें भी ओपेक टू जो है जीन यूज़ किया गया है। ओपेक टू जीन इसमें भी यूज़ किया गया है। और अगर बात करें ओपेक टू हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज की, इसमें भी ओपेक टू जीन यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टॉप क्लास वेराइटी हो जाएगी किसकी? हाई स्टार्च की। कौन? हाई स्टार्च वेराइटी हो जाएगी किसकी? मेज की। और दूसरी कौन सी? गंगा टू। गंगा 1 कौन सी? डबल क्रीज जो डबल जो जीन ड्वार्फ वेराइटी है। प्रोटीना लाइसिन रिच है, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, ओपेक टू जीन वेराइटी है। नेक्स्ट है मेज में सिंगल क्रॉस टेक्निक के जन्मदाता किसे माना जाता है? अगर सिंगल क्रॉस टेक्निक के जन्मदाता हम पूछे मेज में किसे माना जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है ईस्ट एंड सल को, डी.एफ. जोन्स को, बोथ को, या ऑल ऑफ दीज को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ईस्ट सल, ईस्ट एंड सल। तो जो मेज में सिंगल क्रॉस टेक्निक है उसके जन्मदाता किसे माना जाता है? ईस्ट और सल को। कब इसका जो इन्वेंशन किया गया था या बनाया गया था? 1910 में। अगर डी.एफ. जोन्स की बात करें, दूसरा ऑप्शन है, तो डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी, डबल क्रॉस टेक्निक के जन्मदाता किसे माना जाता है? डी.एफ. जोन्स। अभी मैंने आपको बताया था एक डबल क्रॉस टेक्निक की वेराइटी अभी मैंने आपको बताई थी, कौन सी थी? गंगा वन। कब बनी थी? 1961 में। कब बनी थी? 1961 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी.एफ. जोन्स जो है इसका सही आंसर ईस्ट एंड सल हो जाएगा। डी.एफ. जोन्स डबल क्रॉस टेक्निक, ईस्ट एंड सल सिंगल क्रॉस टेक्निक। डबल मतलब 2 लोग होंगे और सिंगल में 1 लोग होगा। डबल में 1 लोग, सिंगल में 2 लोग, ऐसे याद कर लीजिए। ईस्ट एंड सल सिंगल में होंगे और डी.एफ. जोन्स डबल में होंगे। नेक्स्ट है अगर बात करें मेज में व्हाइट बड किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, किस पोषक तत्व की कमी से होता है? आपके पास ऑप्शन है जिंक, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। तो अगर सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर होगा जिंक। जिंक से जो है इसमें व्हाइट बड हो जाता है। दूसरा एपिकल बड जो होती है, एपिकल बड जो है इसकी वाइट हो जाती है। एपिकल बड भी वाइट हो जाती है। एपिकल बड मतलब सबसे ऊपर की बड जो है, ऊपर की कली जो है वो भी सफ़ेद हो जाती है। नेक्स्ट है फास्फोरस। अगर फास्फोरस की बात करें तो ये लीफ टिप पर जो लीफ होती है, आपकी पत्ती होती है, पत्ती के जो ऊपरी सिरा होता है, सबसे लास्ट वाला सिरा होता है, टिप जो होती है उसकी, वो क्या हो जाती है? वो पर्पल हो जाती है। पर्पल मतलब बैंगनी कलर की हो जाती है। तो किसकी कमी से होता है? वो होता है फास्फोरस की कमी से। दूसरा अगर आयरन की बात करें तो आयरन जो है किसके लिए ज़रूरी होता है? ये ऑयल सीड क्रॉप एंड पल्स क्रॉप के लिए ज़रूरी होता है। ऑयल सीड क्रॉप एंड पल्स क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? सल्फ़र। ये होगा सल्फ़र में। किस में होगा? ये होगा सल्फ़र में। यहीं आयरन की बात करें तो ये होता है इंटरवीनियल क्लोरोसिस। आयरन की कमी से क्या होता है? इंटरवीनियल कंप्लीट क्लोरोसिस। इंटरवीनियल कंप्लीट क्लोरोसिस किससे होता है? आयरन की कमी से होता है। अब इंटरवीनियल कंप्लीट क्लोरोसिस क्या होता है? जैसे हमने आपकी ये एक लीफ बना दी, तो इसमें आप देखते होंगे कि इसकी बहुत सी सिराएं, मान लो ये सिराएं, ये सब पीली पड़ जाती हैं। ये सभी सिराएं इसकी पीली पड़ गई,
और आयरन में क्या होता है, आयरन में जो इसकी ये वाली है, ये वाली आपकी वेन है, ये केवल हरी रहती है, बाकी जो चारों तरफ की सिराएँ ये सब पीली पड़ जाती है। तो ये होता है कंप्लीट इंटरवीनियर क्लोरोसिस। तो इसमें क्या होता है, जो एक सिरा है आपकी ग्रीन रहती है, बाकी सब पीली हो जाती पत्ती, उसे कहते हैं इंटरवीनियर कंप्लीट क्लोरोसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा जिंक। वाइट बड किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। और एपिकल बड पर्पल हो जाती है, वो भी जिंक की कमी से। दूसरा फास्फोरस की कमी से लीफ, जो लीफ टिप होती है वो पर्पल हो जाती है। दूसरा अगर सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र से क्या होता है, सल्फ़र से होता है ऑयल सीड और जो पल्स क्रॉप होती है आपकी, उनमें सबसे ज़्यादा भागीदारी कौन करता है, सल्फ़र। क्योंकि जो इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है वो कौन बढ़ाता है, सल्फ़र बढ़ाता है। अगर आयरन की बात करें, आयरन इंटरवीनियर कंप्लीट क्लोरोसिस किससे होती है, आयरन से होती है। नेक्स्ट है मेज में हाइब्रिड सीड रेट कितना होता है। अगर हम हाइब्रिड सीड रेट की बात करें मक्के में, तो कितने किलोग्राम हाइब्रिड सीड रेट मक्के में डाला जाता है। आपके पास ऑप्शन है 15 से 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 25 किलोग्राम। ये हाइब्रिड सीड हो गया, हाइब्रिड सीड हो गया। अगर बुआई करते तो हाइब्रिड सीड कितना पड़ेगा, 25 किलोग्राम। 15 से 20 किलोग्राम की बात करें तो एक कंपोजिट हो जाएगा, कंपोजिट वेराइटी के लिए। किसके लिए हो जाएगा, कंपोजिट के लिए हो जाएगा। 4 से 5 किलोग्राम की बात करें तो जो बाजरा होता है आपका, बाजरा होता है, उसके लिए ये डायरेक्ट जब सोइंग की जाती है उसमें कितना सीड लगता है, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितना, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहीं 2 किलोग्राम की बात करें तो ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए होता है, ट्रांसप्लांटिंग के लिए होता है। किसके ट्रांसप्लांटिंग के लिए, मेज की ट्रांसप्लांटिंग। मेज ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितना सीड लगते हैं, 2 किलोग्राम सीड मेज ट्रांसप्लांटिंग के लिए लगा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 किलोग्राम। मेज में हाइब्रिड सीड रेट कितना होता है, 25 किलोग्राम। 15 से 20 क्या होता है, कंपोजिट वेराइटी के लिए होता है। दूसरे 4 से 5 बाजरा में जो डायरेक्ट सोइंग करते हैं। 2 किलोग्राम किसके लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए होता है। ट्रांसप्लांटिंग मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाना, उसे कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 किलोग्राम। नेक्स्ट है बाजरा की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी, बाजरा की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी। तो आपके पास ऑप्शन है HB1, पूसा नेपियर 1, टिफ्ट 23A1 या CSH1। तो इसका सही आंसर होगा HB1 1965। HB1 वैरायटी हाइब्रिड, HB का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड बाजरा एक। ये कब बनी थी, 1965 में, 1965 में इसकी वैरायटी बनी थी। किसने बनाया था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाया था। और किसके क्रॉस से बनाया था, ये बनाया था टिफ्ट 23A इंटू BIL 3B। इसके क्रॉस से जो है आपकी हाइब्रिड बाजरा की वैरायटी बनाई गई थी। कब, 1965 में। किसने बनाया था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दूसरी अगर पूसा नेपियर की बात करें तो ये फर्स्ट जो है इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है, इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है। पहली जो इंटर स्पेसिफिक वैरायटी कौन सी है, पूसा नेपियर। अगर टिफ्ट 23A1 की बात करें तो ये फर्स्ट मेल स्टेराइल वैरायटी है, फर्स्ट मेल स्टेराइल वैरायटी, है। कौन सी फर्स्ट मेल स्टेराइल वैरायटी है, टिफ्ट 23A1 फर्स्ट मेल स्टेराइल वैरायटी। मतलब इसे नर बांधता वाली सबसे पहली वैरायटी कौन सी है, टिफ्ट 23A1। अगर CSH1 की बात करें तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सोरगम, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सोरगम कौन सी है, CSH1। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी आपकी कौन सी है, CSH1। अगर HB1 की बात करें तो 1965 कौन बनाया था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। किससे क्रॉस से, टिफ्ट 23A इंटू BIL 3B से बनाया गया था। पूसा नेपियर फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक वेराइटी है। दूसरा अगर टिफ्ट 23A1 की बात करें, फर्स्ट मेल स्टेराइल वेराइटी है। CSH1 की बात करें तो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सोरगम है। तो
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा का पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी हो जाएगी? हाइब्रिड बाजरा एक, जो कब बनी थी? 1965 में। किसने बनाया था? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट है, ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी कौन सी? ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी किसकी? बाजरा की। बाजरा की सूखा और लवण सहनशील वैरायटी कौन सी? आपके पास ऑप्शन है CSH9, M35-1, कॉम्बाइन काफिर 60, नॉन ऑफ दीज वैरायटी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा CSH9। इसका सही आंसर क्या होगा? CSH9। यहीं पे अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, M35-1 की वैरायटी बात करें तो ईल्ड बेस्ट ईल्ड वैरायटी, बेस्ट ईल्ड वैरायटी मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ईल्ड जो होती है किससे होती है? बाजरा में। M35-1 बेस्ट हाईएस्ट ईल्ड वैरायटी है। अगला बात करें कंबाइन काफिर 60 की, कंबाइन काफिर 60 की, तो ये मेल स्टेराइल वैरायटी, मेल स्टेराइल वैरायटी। मेल स्टेराइल वैरायटी किसकी है? बाजरा की। मेल स्टेराइल वैरायटी किसकी है? बाजरा की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्रॉट और सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी कौन सी हो जाएगी? CSH9 हो जाएगी। नेक्स्ट है, ज्वार में, सोरगम में HCN, इसका नाम है, फुल फॉर्म है हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड की मात्रा कितने ग्राम के ऊपर पशुओं के लिए खतरनाक होती जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है? आपके पास ऑप्शन है 0.5 ग्राम, 0.10 ग्राम, 0.15 ग्राम, 0.20 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 0.5 ग्राम। क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 ग्राम। इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है इससे, तो जब वो पशु खाता है ज्वार को तो उससे उस पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ज़्यादातर ये कब होता है? जब सूखा पड़ता है या जब इसमें पानी की कमी होती है। तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो इसकी पत्तियों में हाइड्रोसाइनिक एसिड की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा कितनी? अगर 0.5 से आधे ग्राम से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको खाने से पशुओं की मृत्यु हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 ग्राम। नेक्स्ट है, तो ये आपके आज के क्वेश्चन रहे जो क्लास नंबर 11 थे आपके, जिससे आज से आपकी क्रॉप्स स्टार्ट हो गई हैं। और दूसरी चीज़, आप इसे शेयर ज़रूर करते रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और इसे लाइक करते रहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो मुझे उतना मोटिवेशन चीज़ों में नहीं मिलेगा। तो अगर आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी हम ये क्लासें आपकी ऐसे ही स्टार्ट मतलब चालू करते रहेंगे। और जो पूरी नेमरा सुंडा की बुक है उसकी MCQ सीरीज हम शुरू से लास्ट तक आपके आगे जो है आपके लिए बनाते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।